नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुरादाबाद के रहने वाले एक शख्स की है जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं जिनका नाम अमर है। तो चलिए अब आगे की कहानी डॉक्टर अमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है लेकिन लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। अमर सिंह चौहान के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको अपने जीवन के एक बेहद डरावने अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अस्पताल में तैनात हूं और यहीं अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता हूं। मेरी पत्नी राधिका एक कुशल महिला डॉक्टर हैं और अपना निजी क्लिनिक चलाती हैं। हमारा एक 6 साल का बेटा है जिसका नाम आरव है। ये थी मेरी शहर की जिंदगी की बात। अब मैं आपको अपने गांव की ओर ले चलता हूं क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए ये सब जानना जरूरी है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। मेरे पिता और ताऊ का एक संयुक्त व्यवसाय है जो काफी अच्छा चलता है। इस वजह से हमारे गांव में हमारा परिवार संपन्न माना जाता है। मेरे परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। मेरे पिता का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके लिए उन्होंने मेरी पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया। उनकी मेहनत और मेरे प्रयासों का नतीजा रहा कि मैंने MBBS की डिग्री हासिल कर ली। सच कहूं, जब मैं डॉक्टर बना तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी अब सही रास्ते पर है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रास्ता मुझे एक डरावने मोड़ पर ले जाएगा। जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने उस दिन खास रवा का हलवा बनाया जिसमें ढेर सारा देसी घी था। पिता ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी और गर्व से कहा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। मैं भी थोड़ा अभिमान से भर गया था। सालों की पढ़ाई, मेहनत, कोचिंग और रातों की नींद का फल मिल गया था। लगा अब जिंदगी बन गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी पहली पोस्टिंग का आदेश आया। सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटपुरा गांव, जिला फतेहपुर। नाम सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। भटपुरा, ये कहाँ है? मैंने और मेरे कुछ सहपाठियों ने इस पोस्टिंग का विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य है। अब नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। बाद में ज्यादा परेशानी होगी। अभी सेटल नहीं हुए हो तो आसान है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो बस स्टॉप से 12 किलोमीटर अंदर भटपुरा गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। और भी दूर दराज के गांवों की तुलना में यह अभी ठीक था, लेकिन रास्ते उबड़ खाबड़ और कच्चे थे। कीचड़ भरे गड्ढों और आसपास के घने जंगलों ने मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। घर वाले चिंतित थे। एक तो अनजान जगह, ऊपर से इतना सुनसान इलाका। मैंने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। पिताजी ने समझाया, बेटा सरकारी नौकरी है, किसी से उलझना नहीं, जैसा बन पड़े वैसा काम करना। माँ तो और भी परेशान थी। अकेले वहां क्या करेगा, कुछ हो गया तो? मैंने हंसकर कहा, माँ अब मैं डॉक्टर हूं, डरने की क्या बात। अगले हफ्ते मैं अपनी पुरानी बजाज पल्सर पर सामान लटकाए भटपुरा की ओर निकल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ छूटते ही रास्ते बदल गए। पक्की सड़कें खत्म और चारों तरफ खेतों के बीच कच्चे रास्ते। गांव में घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुराने जमाने में पहुंच गया। खपरेल के घर, मिट्टी में खेलते बच्चे और पीपल के नीचे हुक्का पीते बुजुर्ग। मुझे देखते ही बच्चे चिल्लाए, बाइक वाला आया, बाइक वाला आया। कुछ बुजुर्ग उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। एक ने पूछा, बेटा तुम क्या बेचने आए हो? उनके भोले सवाल पर मुझे हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी। क्या ये लोग सचमुच इतने अनजान हैं? मैंने पूछा, ये भटपुरा गांव ही है ना? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ बेटा यही है। मैंने कहा, मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, अस्पताल कहाँ है? ये सुनते ही सब सावधान हो गए, जैसे मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ। बच्चों में होड़ मच गई कि कौन मुझे रास्ता दिखाएगा। मैंने एक साफ सुथरे बच्चे को चुना जिसका नाम था विवेक। उसे बाइक पर बिठाया और वह रास्ता बताने लगा। उसने बताया कि उसके पिता शहर में काम करते हैं और वह अपनी माँ और दादी के साथ गांव में रहता है। 2 मोड़ बाद ही स्वास्थ्य केंद्र आ गया।
विवेक बाइक से कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ केंद्र में घुस गया। उसने सबको मेरे आने की खबर सुना दी। उसकी फुर्ती देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा इस गांव में जानकारी के लिए विवेक जैसा बच्चा ही सही रहेगा। बच्चे तो भगवान जैसे होते हैं, सच्चे और मासूम। मैंने विवेक से दोस्ती करने का मन बना लिया। जब वह मेरे पास आया, मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया और कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, जाओ कुछ खा लेना। पहले उसने मना किया, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने नोट ले लिया और बोला, डॉक्टर अंकल, मैं आपके लिए चाय लाऊंगा, मना मत करना, वरना दोस्ती नहीं। यह कहकर वह हंसता हुआ भाग गया। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया। स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखकर मेरा मन खराब हो गया। पुरानी जर्जर इमारत जिसका सफेद रंग उखड़ चुका था। ओपीडी का कमरा तो और भी खस्ता हाल में था। यहीं मुझे मरीज देखने थे। इमारत का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और बाहर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भटपुरा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सामने 2-3 लोग खड़े मिले, मानो सैनिक सावधान की मुद्रा में हों। सबसे आगे था रामलाल, जो शायद 55 साल का होगा। उसके सिर पर गिने चुने बाल बचे थे और बाकी चमकदार खोपड़ी साफ दिख रही थी। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बाकी लोग भी उसकी देखा देखी नमस्ते करने लगे। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर साहब, स्वागत है। कई साल बाद कोई जवान डॉक्टर यहां आया है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते रामलाल जी। वह हंसते हुए बोला, हम तो बस यही दुआ करते थे कि इस बार कोई अच्छा डॉक्टर आए। पिछला वाला तो बस चाय की चुस्कियां लेने आता था। फिर धीरे से बोला, वैसे साहब, आप भी 2-4 दिन में भाग जाएंगे, यहां कोई टिकता नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? रामलाल ठहाका मारकर हंसा और बोला, क्योंकि यहां का माहौल मरीजों से ज्यादा डरावना है। मैं थोड़ा चौंका और पूछा, क्या मतलब? उसने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा हूं साहब, बस ये लोग अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते हैं। दवा से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा है। अच्छी से अच्छी दवा दो, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा है। बीमारी का नाम नहीं पता, लेकिन ये बता देंगे कि कौन सा भूत कैसे सता रहा है। फिर वह मुझे ले जाकर बोला, चलिए आपकी शाही कुर्सी दिखाता हूं। शाही कुर्सी उसका मजाक था, क्योंकि डॉक्टर की कुर्सी पुरानी, जर्जर और टूटी फूटी थी। स्वास्थ्य केंद्र की हालत तो मैं पहले ही देख चुका था। अब मुझे इलाज शुरू करने के लिए एक मरीज और वही जर्जर लकड़ी की कुर्सी मिली, जिसे रामलाल ने शाही कुर्सी का नाम दिया था। रामलाल ने कुर्सी की धूल झाड़ी, लेकिन धूल उड़ते ही मेरी खांसी छूट गई। फिर भी मैं बैठ गया। कुर्सी चरमराई, जैसे अब टूट जाएगी। सामने की टेबल पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर कौवों के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। मैंने मन में सोचा, हद है, ये तो गांव का स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इतनी बदहाली। ये क्या, सफाई करने में भी जान निकलती है क्या? मूर्ति की तरह बैठे रहते हो। मैंने गुस्से में रामलाल से कहा, चपरासी को बुलाओ, ये टेबल साफ करवाओ, कोने में लगे जाले हटाओ, फर्श पर डिटॉल डालकर पोछा लगवाओ और पंखा चालू करो। जब सब साफ हो जाए तब मुझे बुलाना। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूं। और हां, दोबारा ऐसी गंदगी दिखी तो अच्छा नहीं होगा। मैं बाहर चला गया। करीब 20 मिनट बाद रामलाल ने मुझे बुलाया। मैं अंदर गया और पहला मरीज देखा। उसे दवा लिखी और रामलाल दवा लेने गया। मरीज ने अपनी सारी समस्याएं बताईं, ठीक वही बातें जो रामलाल ने पहले कही थीं। उसे लगता था कि दवा से ज्यादा ऊपरी चक्कर उसकी बीमारी का कारण है। मैंने समझाया, देखो, मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख रहा हूं, शहर के बड़े अस्पताल में करवा लेना। तुम्हें लीवर में थोड़ी दिक्कत लग रही है, दवा लो, ठीक हो जाओगे। मरीज दवा लेकर चला गया। फिर मैंने ध्यान दिया, खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और पीछे स्टोर रूम का दरवाजा हर बार हवा चलने पर अजीब सी खटखट की आवाज करता था, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। मैंने रामलाल से कहा, यह खिड़की और दरवाजा ठीक करवाओ। उसने जवाब दिया, साहब, सरकारी फाइल का चक्कर है, 2 साल से फाइल अटकी पड़ी है। तभी एक बूढ़ी माई लाठी टेकते हुए अंदर आई, कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर बाबू, कल से बहुत बुखार है, बदन कांप रहा है। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखें लाल थीं, नब्ज तेज थी और शरीर तप रहा था। मैंने कुछ दवाएं लिखीं, डिस्पेंसरी से दीं और कहा, खाना खाने के बाद लेना और ये 3 दिन तक लेना, ठीक हो जाओगी। बूढ़ी माई मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई फरिश्ता हूं। बोली, बेटा,
पहली बार किसी डॉक्टर ने ठीक से देखा, मर्ज पूछा और बिना पैसे मांगे दवा दी। तेरा भला हो। इसके बाद यही मेरा रूटीन बन गया। सुबह से शाम तक मरीज देखता, कोई बुखार से परेशान तो कोई पेट दर्द से। बच्चे ज्यादातर सर्दी खांसी के शिकार। रामलाल मुझसे तंग आ चुका था। पहले वह दिन भर आराम करता था, लेकिन अब उसे लगातार काम करना पड़ता था। एक दिन बोला, साहब आप तो सन की हो गए, इतना काम कौन करता है? यहां सब दिखावे के लिए आते थे, आप तो सचमुच इलाज कर रहे हो। मैं हंसकर बोला, रामलाल जी यही तो मेरा काम है। धीरे धीरे भटपुरा गांव में मेरा नाम फैलने लगा। जिसे एक बार इलाज से फायदा होता, वह दूसरी बार अपने साथ और मरीज लाता। लोग आपस में बताते, भटपुरा वाला डॉक्टर बढ़िया है, मर्ज पूछकर ठीक से दवा देता है। ऐसे नहीं कि बस 2 गोली थमाकर भगा दिया। 1 महीना यूं ही गुजर गया। मैंने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक छोटा सा शेड बनवा दिया ताकि मरीज छांव में बैठ सकें। रामलाल ने दीवारों पर रंग रोगन करवाया। अब टेबल रोज साफ होती थी और चमकती रहती थी। पहले की मनहूसियत अब रौनक में बदल गई थी। मैंने गांव वालों से कहकर केंद्र के आसपास फूलों के पौधे लगवाए। इस तरह चपरासी और रामलाल समेत हम 3 लोगों की एक छोटी सी टीम बन गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। गांव की डरावनी कहानियों में अब एक नया किस्सा जुड़ने वाला था, और वो मेरा अपना। आगे बढ़ने से पहले गांव वालों का हाल समझा देता हूं, वरना मेरी कहानी समझ नहीं आएगी। भटपुरा में बुखार से ज्यादा लोग अंधविश्वास और झगड़ों से परेशान थे। आपस में जानवरों की तरह उलझते थे। इन कुछ दिनों में मेरे काम की वजह से लोगों का मुझ पर भरोसा बढ़ गया था। दवा के साथ साथ वो अपने झगड़े भी मेरे पास ले आने लगे। मैं परेशान हो जाता, लेकिन इसमें मेरी भी गलती थी। मेरा काम था इलाज करना, न कि उनके झगड़ों में पड़ना। लेकिन क्या करता, घर से दूर, न कोई अपना था, न मन बहलाने का साधन। घर वालों से फोन पर थोड़ी देर बात होती, लेकिन बाकी दिन कैसे कटे? मरीजों को दवा देकर उनके बीच घुलने मिलने से समय तो कट जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताने लगे। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, फायदा जितना नुकसान भी उतना। भटपुरा के लोग मुझे धीरे धीरे अपनाने लगे। सुबह बच्चे चिल्लाते, डॉक्टर अंकल नमस्ते, और बुजुर्ग मुस्कुराकर अभिवादन करते। लेकिन यहाँ इलाज से ज्यादा झगड़े और झाड़ फूंक का जोर था। हर तीसरे दिन कोई नया झगड़ा लेकर हाजिर हो जाता। एक दिन 2 औरतें बाल खींचते हुए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गईं। एक चिल्ला रही थी, मेरी मुर्गी इसका बेटा चुरा ले गया। मुझे देखते ही बोली, डॉक्टर साहब इंसाफ करो, रमेश का छोरा मेरी मुर्गी ले गया और अब कहता है वो खुद आई। दूसरी औरत तपाक से बोली, झूठ क्यों बोलती है, मुर्गी तो अपने आप मेरे आंगन में घुस आई। मैं हैरान रह गया। बोला, अरे बहनों, मैं डॉक्टर हूं, कोई पंचायत का सरपंच नहीं। रामलाल ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, साहब इनको कोई जड़ी बूटी वाला पाउडर दे दो, कह दो कि इससे मुर्गी खुद रास्ता ढूंढ लेगी। मैंने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, रामलाल मुर्गी की दवा नहीं होती, ये झगड़ा पंचायत में सुलझाओ। तभी एक औरत पास आई और बोली, डॉक्टर बाबू, राधा माई को किसी ने टोना कर दिया है, रात को उनकी आंखें उलट जाती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी भी हुई, हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने लक्षण पूछे, बुखार है? उसने जवाब दिया, नहीं बुखार तो नहीं है। मैंने पूछा, खाना खाती है? उसने कहा, हाँ खाना तो खाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर पूछा, तो फिर क्या परेशानी है? औरत ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, बस लगता है कोई चुड़ैल पीछे पड़ी है। गांव के ओंझा ने बताया कि वो पैर के अंगूठे से खून चूस रही है। मैंने सिर पकड़ लिया, बोला, पहले राधा माई को यहां लाओ, मैं देखकर बताऊंगा, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। जब राधा माई को लाया गया, वो सचमुच अजीब हरकतें कर रही थीं। आंखें इधर उधर घुमा रही थीं, कुछ बड़बड़ा रही थीं। मैंने जांच की, नब्ज तेज थी, सांस भारी थी और हल्का बुखार था। मैंने तुरंत एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल का कोर्स शुरू किया। रामलाल बोला, साहब ये सब ओझा बाबा के मामले हैं, आप फालतू पंगे मत लो। मैंने जवाब दिया, रामलाल तुम्हारी अक्ल पर तरस आता है, ये बीमारी है, भूत प्रेत नहीं। भ्रम का इलाज विश्वास से होता है। 3 दिन बाद राधा माई ठीक हो गई। वो खुद मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर बाबू तुम तो भगवान हो, ओझा तो कह रहा था कि मेरी मौत नजदीक है। गांव में हलचल मच गई। अब एक नई अफवाह फैल गई थी कि भूत भगाने वाला डॉक्टर आया है।
लोग मुझे भगवान की तरह देखने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। भूत हो या ना हो, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि गांव वाले जब दवा लेने आते तो मुझे बार बार चेतावनी देते, डॉक्टर साहब, इस इलाके में 4 कोस तक कोई डॉक्टर नहीं है। कोई रात को आपको घर बुलाने आ सकता है, लेकिन 2-3 कोस दूर जंगल के रास्ते से मत जाना। सुना है वहां भूतों का बसेरा है। उसके आगे 2 गांव हैं जो पूरी तरह वीरान हैं। वहां भी भूत प्रेत का डर बताया जाता है। रात को किसी मरीज के घर मत जाना, कहीं कोई ऊपरी हवा चपेट में न ले ले। उनकी बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगते थे। अब तक तो बस उनकी भूत प्रेत की कहानियां ही सुनाई देती थीं, लेकिन गांव वाले अब मुझे बचाने की सलाह देने लगे। मैंने कहा, मेरी चिंता छोड़ो, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सुबह 8 बजे से ही स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़ जमा होने लगती। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लेकर आ जाते। आलम यह था कि लोग पहले नीम के पत्ते जलाते, ओझा से फूंक करवाते, और जब हालत बिगड़ जाती तब मेरे पास पहुंचते। एक दिन एक शख्स अपनी पत्नी को लेकर आया। उसकी पत्नी माया की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। वह घबराया हुआ बोला, डॉक्टर साहब, इस पर किसी की बुरी नजर लग गई है। जब से पड़ोस की भैंस मरी है, माया की तबीयत खराब है। मैंने माया की जांच की तो पता चला कि उसे एनीमिया है। मैंने आयरन और मल्टीविटामिन की गोलियां दी। 3 हफ्ते बाद माया दोबारा आई। उसके चेहरे पर रौनक थी। उसने मेरे सामने देसी घी का डिब्बा रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपकी दवा तो ओंझा की झाड़ फूंक से भी बढ़कर है। वो तो कह रहा था कि मुझ पर बुरी आत्मा सवार है। उसने तो मुझसे मोटा खर्चा मांगा था। आपने बिना पैसे लिए ठीक कर दिया। ये घी आपके लिए लाई हूं, रख लीजिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और डिब्बा छोड़कर चली गई। रामलाल फुसफुसाया, साहब, अब तो आपको भूत भगाने की डिग्री भी लेनी पड़ेगी। मैंने महसूस किया कि भटपुरा में अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास का बोलबाला था। फिर भी लोग भोले भाले थे, मुझे अपना समझते थे, लेकिन कभी कभी इतना उलझाते कि परेशानी हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। 2 आदमी गालियां बकते हुए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। एक बोला, डॉक्टर साहब, ये मेरे खेत की मेड़ पर मूली क्यों बो रहा है? दूसरा चिल्लाया, अरे इससे पूछो, इसके बैल ने मेरे सारे गाजर के पौधे चट कर दिए। उनकी बातें सुनकर मैंने सिर पकड़ लिया। सोचा, मैं कहां फंस गया। मैंने कहा, भाई, मैं डॉक्टर हूं, कोई पटवारी नहीं। रामलाल, जो हमेशा मजाक के मूड में रहता था, हंसते हुए बोला, साहब, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शादी ब्याह के फॉर्म भी भरने पड़ेंगे। यहां डॉक्टर को सब कुछ करना पड़ता है। एक रात अचानक एक मरीज आया। मैं उसे देख रहा था। गांव के इस सुदूर इलाके में रात को सन्नाटा पसरा रहता था। तभी मुझे खिड़की पर कोई खड़ा दिखा। मैंने मरीज से कहा, जो तुम्हारे साथ आया है उसे बाहर बेंच पर बिठा दो। मरीज ने चौंक कर कहा, मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई नहीं आया। मैं हैरान रह गया। बोला, अच्छा, मैं देखता हूं। रामलाल तो अपने घर जा चुका था। मैं तेजी से बाहर निकला, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। इतनी जल्दी कोई भाग भी नहीं सकता था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। वापस लौटा तो और बड़ा झटका लगा। वहां कोई मरीज नहीं था। मैंने इधर उधर, भीतर बाहर हर जगह छान मारा, लेकिन उस मरीज का कोई अता पता नहीं था। मैंने चपरासी हरिपाल को आवाज दी, जो बाहर क्वार्टर में खाना बना रहा था। मेरी आवाज सुनते ही वह दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा, हरिपाल, देखो, कोई आसपास दिखा क्या? मुझे शक है कि कोई चोर उचक्का तो नहीं था जो कहीं छिप गया हो। हम दोनों ने मिलकर पूरी इमारत और आसपास के खेतों को छान डाला, लेकिन एक परिंदा तक नहीं दिखा। हरिपाल ने धीरे से कहा, साहब, ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है। मैंने उसे सख्ती से डांटा, ये सब बकवास बंद करो, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद उसने रामलाल को बता दिया और रामलाल ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। गांव वाले मेरे शुभ चिंतक बन गए और सलाह देने लगे, डॉक्टर साहब, आपको कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। यहां ऊपरी हवा का जोर है। एक दिन भोलेलाल नाम का एक बुजुर्ग दवा लेने आया। वह पेट पकड़कर कराह रहा था। मुझे देखते ही बोला, डॉक्टर बाबू, कोई खबीस चढ़ गया है, पेट में तूफान मचा रखा है। मैंने उसका पेट दबाकर देखा, गैस जमा थी। मैंने पूछा, क्या खाया था? उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं साहब, बस कल रात भुने कटहल के साथ घी के पराठे खाए, 5-6 ही होंगे, ऊपर से 4 केले खा लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये खबीस नहीं, गैस है।
रामलाल हंस पड़ा। साहब, गैस निकल जाए तो खबीस भी उतर जाएगा। मैंने उसे एंटासिड दी और सादा खाना खाने की सलाह दी। अगले दिन भोलेलाल तरोताजा आया और बोला, डॉक्टर बाबू, रात भर में सारी हवा निकल गई, अब तो लगता है जिंदगी वापस आ गई। एक दोपहर जब मरीजों की भीड़ कम थी, एक लड़की आई। वह देखने में खूबसूरत थी और उसका नाम था रुक्मिणी। उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। वह बोली, डॉक्टर साहब, पेट में जलन रहती है। मैंने जांच की, सामान्य गैस की शिकायत थी। मैंने दवाएं दी और पूछा, खाना समय पर खाती हो? वह मुस्कुराई और बोली, आप जैसे डॉक्टर को देखकर तो भूख लगने लगती है, वरना गांव में इलाज करवाने से डर लगता था। मैं थोड़ा झेंप गया और बोला, अरे, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। 3 दिन बाद रुक्मिणी फिर आई। बोली, दवाओं से फायदा हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई, थोड़ी और दवा चाहिए। मैंने दवाएं दी और खान पान में सावधानी बरतने को कहा। वह शर्माते हुए बैठी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने पूछा, क्या बात है? वह सिर झुकाकर बोली, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। मैं चौंका, खाना? वह शर्माते हुए बोली, हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने रुक्मिणी से कहा, यह सब मत लाया करो, लेकिन वह नहीं मानी। बोली, मम्मी कह रही थी कि डॉक्टर साहब दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, हमारे घर का खाना खा लें तो हमें अच्छा लगेगा। उसने बड़े प्यार से टिफिन खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसका आग्रह देखकर मैं मना नहीं कर पाया। मन में एक अपनापन सा महसूस हुआ। सोचा, गांव वाले मुझे अब परिवार की तरह मानने लगे हैं। खाने का समय हो चुका था। हरिपाल जो खाना बनाता था, वह खाना कम, सजा ज्यादा थी। दाल पानी सी, रोटियां कभी कच्ची कभी जली हुई। सब्जी में न स्वाद न मसाला, बस नमक का घोल। मैं घर का खाना बहुत मिस करता था। यहां मजबूरी में जो मिलता, उसी से पेट भर लेता। रुक्मिणी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने देखा कि उसने टिफिन खोलकर खाना सजा दिया था और खाने की जिद कर रही थी। मैं अपनी सोच में डूबा था। उसके कहने पर मैंने खाना शुरू किया। गर्मा गर्म मूंग की दाल, रोटी और कच्चे आम की चटनी। वाकई इतना स्वादिष्ट था कि मैं पूरा खाना चट कर गया। रुक्मिणी ने पूछा, खाना कैसा था? शायद नमक थोड़ा कम हो, क्योंकि हम कम नमक खाते हैं। मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली स्वाद है। उस खाने का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। स्वाद से ज्यादा उसमें जो अपनापन था, वो दिल को छू गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। रुक्मिणी इसके बाद कभी नहीं आई। कई दिन बीत गए। एक दिन मैंने रामलाल से पूछा, वो रुक्मिणी दोबारा दवा लेने नहीं आई? पता है वो कहाँ रहती है? रामलाल हैरान होकर बोला, रुक्मिणी? ये कौन साहब? मैंने तो गांव में ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मैंने कहा, अरे, वही जो मूंग की दाल और चटनी लाई थी। वह और चौंका, साहब, आप सपना तो नहीं देख रहे? यहां कोई रुक्मिणी नहीं है। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मुझे गुस्सा आ गया। बोला, रामलाल, तुम्हारी खोपड़ी में भूत के सिवा कुछ और आता भी है? पहले अपनी बुद्धि का इलाज करवाओ। तभी मुझे याद आया कि रुक्मिणी ने बताया था कि वह पास के किसी दूसरे गांव से थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने खुद पर हंसी और सोचा, मुझे ही याद नहीं और रामलाल को कैसे पता होगा। फिर मैंने उस बात को भूलने की कोशिश की। मेरा काम अब इतना बढ़ गया था कि रामलाल मुझसे खफा रहने लगा। मैंने सोचा, जब मैं यहां हूं तो अपना काम पूरी मेहनत से करूं। जब कोई मरीज इतना बीमार होता कि स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं आ सकता था, तो मुझे उनके घर बुलाया जाता। मैं दूर दूर के गांवों में रात बिरात किसी न किसी सवारी के साथ मरीजों के घर पहुंच जाता। शायद भगवान की मेहरबानी थी कि मेरा इलाज करने वाला हर मरीज ठीक हो जाता। मेरे नाम की चर्चा आसपास के इलाकों में फैल गई। इन्हीं उलझनों के बीच एक ऐसी रात आई जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस दिन शाम से ही मौसम अजीब था। उमस भरी गर्मी, हवा रुकी हुई और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे अब बरस पड़ेंगे। मैं स्वास्थ्य केंद्र में अकेला था। रामलाल जा चुका था। उसने बताया था कि उसकी पत्नी का पैर मुड़ गया है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। तभी बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल हो गई और मैं सिर्फ टॉर्च की रोशनी में मरीजों की फाइलें देख रहा था। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। उसने सिर पर गमछा लपेट रखा था और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। वह बोला, डॉक्टर साहब,
जल्दी चलिए, मेरी बहन बहुत बीमार है, तड़प रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैंने टॉर्च उठाई और पूछा, बताओ कहाँ जाना है? उसने कहा, काशीपुर गांव, जंगल के किनारे पर है, डरिए मत, मैं साथ हूं, ये छाता लीजिए। उसने अपने हाथ का छाता मुझे थमा दिया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन कीचड़ की वजह से बाइक नहीं जा सकती थी। मैं पैदल ही उसके साथ चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही सन्नाटा पसर गया। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की तीखी आवाज, मेंढकों की टर्र टर्र और बारिश की बूंदों का शोर। मैं शहर और कस्बे में पला बढ़ा था। गांव की ऐसी रात और ऐसी आवाजें मेरे लिए बिल्कुल नई थीं। रास्ता कीचड़ से सना था और मैं कई बार फिसलते फिसलते बचा। वह आदमी आगे आगे तेजी से चल रहा था, जैसे उसे हर रास्ता रटा हो। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? उसे क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, उसका नाम रुक्मिणी है, कई दिनों से बीमार है। हम गरीब लोग हैं, बस देसी जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे थे। उसने कहा, डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, पैसे देकर दवा नहीं करा सकते। आपका बहुत नाम सुना है कि आप मरीजों से पैसे भी नहीं लेते, इसलिए बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूं। रुक्मिणी का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। मन में ख्याल आया कि क्या ये वही रुक्मिणी है जो दवा लेने आई थी और खाना लाई थी? पक्का तो नहीं था, लेकिन मन बेचैन हो गया। अगर वही हुई तो न जाने कितनी बीमार हो गई होगी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के पीछे चलता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। मैंने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रघु है। कुछ देर बाद हम एक जर्जर खंडहर नुमा मकान के सामने रुक गए। उसने कहा, यही हमारा घर है। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियों के ग्रिल और सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा। रघु ने पीछे मुड़कर कहा, अंदर आइए, रुक्मिणी कमरे में है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन डॉक्टर का फर्ज था। मैं अंदर चला गया। घर की हालत खराब थी, लेकिन एक कोने में थोड़ा साफ सुथरा हिस्सा दिखा, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी कोठरी। रघु बोला, यही हमारा घर है। मैं अंदर गया और आंखें फटी रह गईं। सामने रुक्मिणी लेटी थी, कमजोर और थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। पास में एक अधेड़ औरत बैठी थी, शायद उसकी मां। उसके बाल बारिश में भीगे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अपनापन। मुझे देखते ही बोली, आइए बेटा, आप ही डॉक्टर अमर हैं? रुक्मिणी आपकी बहुत तारीफ करती थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और पूछा, इनकी हालत कैसी है? रुक्मिणी की मां बोली, 3 दिन से बुखार है, कुछ खा नहीं रही, बस आपको बुलाने की जिद थी। मैंने रुक्मिणी की नब्ज देखी, तेज थी, हल्का बुखार था और शरीर कमजोर। मैंने पूछा, कब से ऐसा है? उसकी मां ने बताया, 3 दिन से। पहले गैस की शिकायत थी, आपकी दवाओं से आराम मिला था, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। तभी रुक्मिणी की आंखें खुली। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आप आ गए? मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। मैंने इंजेक्शन निकाला और पूछा, गर्म पानी मिलेगा? उसकी मां उठी और बोली, हाँ बेटा, अभी गर्म कर देती हूं। मैंने गौर से देखा, घर के कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था, पलंग के पास एक पुराना स्टील का लोटा, एक थाली और कुछ सूखे नीम के पत्ते बिखरे पड़े थे। मैंने पूछा, आप लोग इस वीराने में कैसे रहते हैं? रुक्मिणी की मां ने जवाब दिया, बेटा, हम गरीब हैं, पहले गांव में थे, लेकिन बाढ़ में घर बह गया, फिर यहां आ बसे। आसपास कोई नहीं रहता, पर हमें यहां सुकून मिलता है। रुक्मिणी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ने रोक दिया। अब बीमार पड़ी है तो डर और बढ़ गया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। एक तरफ इतनी गरीबी, फिर भी इतना आत्मसम्मान। इस सुनसान इलाके में अकेले रहना, मुझे उनकी हिम्मत पर हैरानी हुई। रुक्मिणी की मां ने एक थाली में दाल चावल परोसकर मेरे सामने रखा और बोली, बेटा, हम गरीब हैं तो क्या, हमारा भी मन करता है कि कोई हमारे साथ मेल जोल रखे, थोड़ा खा लो। मैंने मना करना चाहा, लेकिन उनकी आंखों की आत्मीयता ने मुझे रोक दिया। खाते हुए ऐसा लगा जैसे कोई अपना खाना खिला रहा हो। रुक्मिणी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। वह बोली, डॉक्टर साहब, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। पापा बाहर नौकरी करते हैं, मेरे 2 भाई रघु और विवेक, और मेरी जिम्मेदारी मां पर है। विवेक का नाम सुनकर मैं चौंका। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मुझे पहले दिन मिला था? उसने भी बताया था कि उसके पिता बाहर काम करते हैं। मैंने पूछा, विवेक कहाँ है? रुक्मिणी मुस्कुराई,
हाँ, आपने उसे पहले दिन दोस्त बनाया था, 100 रुपये भी दिए थे, और रघु भैया भी आपसे दवा लेने आए थे। मैं फिर चौंका। रघु? कब? रुक्मिणी हंस पड़ी और बोली, उस रात जब आप अपने मरीज को ढूंढ रहे थे और वह गायब हो गया था। मैंने रघु का चेहरा देखा जब उसने गमछा हटाया। अरे, ये तो वही आदमी था, रुक्मिणी ने बताया। उस दिन भैया परेशान थे, मैं उन्हें आपके पास ले गई थी। दवा मिली, लेकिन हमें जल्दी थी। मैंने शरारत की और खिड़की के पास खड़ी हो गई। जब आप बाहर देखने गए, मैं हट गई और रघु भैया भी खिसक लिए। वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं उसकी मासूम हंसी देखता रह गया। रुक्मिणी की बातें सुनकर मैं हैरान था। कितनी मासूम थी वह, और कितने भोले भाले थे ये लोग, जो जमाने की ठोकरें खाकर इस जंगल के किनारे बसे थे। रुक्मिणी बोली, लोग हमें भूत प्रेत समझते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। कम से कम चोर, डाकू या बुरे लोग हमें परेशान तो नहीं करते। हम इंसानों से बचे रहते हैं। मैंने उसे दवाएं दी, कुछ पैसे दिए और कहा, कल फिर आऊंगा, कुछ खाने का सामान मंगवा लेना। रात के 11 बज रहे थे जब मैं वहां से निकला। आसमान अब साफ हो रहा था, लेकिन मेरा मन उलझन में था। अगर ये वही रुक्मिणी थी, तो रामलाल ने क्यों कहा कि गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं है? ठीक है, मान लिया कि वह भटपुरा में नहीं, बल्कि पास के काशीपुर गांव में रहती है। लेकिन रामलाल तो सालों से यहां है। क्या उसे इस परिवार का पता नहीं होगा? क्या उसने जंगल के किनारे का ये गांव कभी नहीं देखा? और अगर ये उनका घर है, तो आसपास इतने खंडहर क्यों? कोई दूसरा इंसान क्यों नहीं दिखा? वो मुस्कान, वो मासूम आंखें, वो घर का खाना, सब कुछ इतना असली लगा था। मैंने खुद को तसल्ली दी, अमर, तू डॉक्टर है, दिमाग में बेकार के ख्याल मत ला। मैं एक बीमार लड़की का इलाज करने गया था, लेकिन उस घर में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो चुपके से सांस ले रहा था। अगले दिन सुबह विवेक खुद मुझे लेने आया। उसे इतने दिनों बाद देखकर मैं खुश हो गया। मैंने पूछा, अरे, तुम तो कहते थे कि मेरी मदद करोगे, फिर गायब हो गए, कहाँ थे इतने दिन? उसने जवाब दिया, साहब, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। दीदी तो बीमार हैं, भैया बाहर काम करते हैं, तो मैं मां की मदद करता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, भगवान तो नहीं भाई, लेकिन इलाज करना मेरा फर्ज है। विवेक ने अचानक पूछा, डॉक्टर साहब, आप टाइम पर खाना खाते हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, कभी कभी खा लेता हूं, कभी कभी नहीं खा पाता। उसने कहा, आज मम्मी ने कुछ खास बनाया है, खाना खाकर ही जाना, वरना। उसका अपनापन दिल को छू गया। काशीपुर गांव पहुंचकर मैंने देखा कि रुक्मिणी की हालत वैसी ही थी। मैंने उसका बुखार चेक किया, पूछा, बुखार तो है, गला भी सूख रहा है, उल्टी दस्त हुए क्या? उसने धीरे से कहा, नहीं, बस बहुत थकान है। रुक्मिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, इसलिए विवेक को बुलाने भेजा। मैंने उसका सिर थपथपाया और बोला, मैं क्यों नहीं आता? डॉक्टर का फर्ज है मरीज को ठीक करना। मैंने बैग से इंजेक्शन और कुछ टैबलेट्स निकाली और कहा, गर्म पानी लाओ। विवेक दौड़कर एक मिट्टी की हांडी में पानी ले आया और मां ने उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में गर्म पानी आ गया और मैंने रुक्मिणी को इंजेक्शन लगा दिया। मां ने थाली परोसी और बोली, डॉक्टर साहब, खाना खा लीजिए। रुक्मिणी ने कहा था, बिना खिलाए मत जाने देना। खाने में दाल, चावल और मूंग की चटनी थी, वही स्वाद जो रुक्मिणी पहले स्वास्थ्य केंद्र में लाई थी। विवेक बोला, हम गरीब हैं डॉक्टर भैया, लेकिन प्यार की कमी नहीं। दीदी कहती थी, आपका मन बहुत साफ है। मैंने थाली उठाई और खाना खाया। सच कहूं, उन मिट्टी की दीवारों के बीच का अपनापन किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिलता। रुक्मिणी की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन अब उनमें एक शांति थी। मैंने रुक्मिणी को दवाएं दी। वह सोने लगी तो विवेक बोला, डॉक्टर साहब, रात हो रही है, मैं आपको छोड़ आता हूं। हम निकलने लगे, तभी मैंने देखा कि एक टूटी दीवार के पीछे कोई परछाई सी हिली। मैं चौंक पड़ा, टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरी घबराहट देखकर विवेक बोला, कभी कभी जंगली जानवर भटक आते हैं, डरिए मत। मैंने खुद को संभाला, लेकिन जाते जाते पलट कर देखा, रुक्मिणी की खिड़की से कोई झांक रहा था। वो रुक्मिणी नहीं थी, उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था, जैसे कोई उसकी आंखों के पीछे से मुझे घूर रहा हो। अगली सुबह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो नींद पूरी नहीं हुई थी। रुक्मिणी की खिड़की पर वो परछाई बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। विवेक तड़के ही आ गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, चाय बना दूं? मैंने कहा, हाँ, बना ले भाई, पर तू इतनी सुबह कैसे आ गया? वह बोला,
माँ ने कहा था कि खिचड़ी लाऊंगा। दीदी ठीक हो रही है तो आपको धन्यवाद देना है। उसकी बात पर मैं मुस्कुराया। विवेक अपनी दुनिया में मस्त था। कभी झाड़ू लगाता, कभी मरीजों को लाइन में बिठाता, कभी किसी बूढ़ी औरत का छाता पकड़ कर लाता। वह अब सिर्फ कंपाउंडर नहीं, मेरा सच्चा साथी बन गया था। सुबह 10 बजे के करीब बाहर हल्ला हुआ। एक औरत घबराई हुई बोली, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, श्यामवती की बहू फिर बेहोश हो गई। मैं बाहर निकला तो देखा 2 औरतें एक तीसरी को कंधों पर पकड़े ला रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? औरत बोली, रात को यह कहती है कि कोई उसे दबा रहा है, जैसे कोई ऊपर चढ़ गया हो। हमने झाड़ फूंक करवाया पर कोई फायदा नहीं। मैंने जांच की, हल्का बुखार था और नब्ज कमजोर। मैंने कहा, यह कमजोरी और एनीमिया है, भूत प्रेत नहीं, दवा से ठीक हो जाएगी। मैंने ग्लूकोज और आयरन की दवाएं दी। श्यामवती बोली, तू तो भगवान है बाबू, पंडित तो कह रहा था कि इस पर कोई नीच आत्मा सवार है। मैंने हंसकर कहा, अब वो आत्मा भी गोली खाकर भाग जाएगी। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। तीसरे दिन शाम को रुक्मिणी फिर आई, अकेली। मैंने पूछा, अब कैसी हो? उसने जवाब दिया, ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। मैंने उसका बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने पूछा, अकेली आई हो? उसने कहा, हाँ माँ, गांव की बुआ के घर गई हैं, विवेक खेत में है। मैंने पूछा, कुछ खाया? वह बोली, हाँ, आपकी गोली ने असर किया। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी बर्फ सी ठंडी थी। होंठ मुस्कुराए पर आंखें नहीं। मैंने गौर किया, उसके पैर गीले थे, जैसे कीचड़ में चली हो, जबकि बाहर सब सूखा था। मैंने फिर पूछा, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ बहुत। रुक्मिणी बिना ज्यादा बोले चली गई। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं भटपुरा के कुछ बुजुर्गों से मिला। मैंने काशीपुर गांव की रुक्मिणी और उसके परिवार, विवेक और रघु के बारे में पूछा। सब सन्नाटे में डूब गए। फिर एक बूढ़ा धीरे से बोला, डॉक्टर साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा, विवेक, वो लड़का जो रोज मेरे साथ रहता है, जो मुझे रुक्मिणी के घर ले गया था। रुक्मिणी उसकी बहन है और रघु उसका भाई। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर से कांपने लगा और बोला, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा लड़का आता है, लेकिन काशीपुर के उन लोगों की बात मैं जानता हूं। विवेक, रघु और रुक्मिणी, वो सब 5 साल पहले मर चुके हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आगे बताया, उनके पिता बाहर नौकरी करते थे, वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और वे मर गए। उसके बाद ये लोग अकेले पड़ गए। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करते थे। उनका मकान पहले से ही जर्जर था। एक बारिश में 8 दिन तक पानी बरसता रहा। एक रात मकान ढह गया और सब उसी में दबकर मर गए। बूढ़े की आंखों में डर था। वह बोला, तब से लोग कहते हैं कि वो दिखाई देते हैं। आपको भी तो चेतावनी दी थी साहब। मैं कांपने लगा। कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तो विवेक को रोज देखता हूं। वो मेरे लिए चाय बनाता है, काम करता है। रुक्मिणी दवा लेने आती है। बूढ़ा फुसफुसाया, साहब वो सिर्फ आपको दिखते हैं। आपके पास आने वाले मरीजों को वो कभी नहीं दिखे। आप उनकी आत्माओं के चक्कर में फंस गए हैं। रुक्मिणी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आखिरी बार उसका चेहरा आधा कुचला हुआ था, एक आंख गायब थी। मेरे कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। रुक्मिणी की ठंडी हंसी, गीले पैर, खिड़की पर वो परछाई, सब आंखों के सामने घूमने लगा। मैं सिर्फ दवाएं नहीं बांट रहा था, कोई मुझसे अपना डर भी बांट रहा था। बूढ़े ने कहा, अच्छे कर्म आत्माओं को भी बांध लेते हैं और उनकी मुक्ति सिर्फ अग्नि से हो सकती है। शहर लौटकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन भटपुरा से मेरा नाता अभी भी टूटा नहीं था। रामलाल और हरिपाल मुझे फोन पर भटपुरा का हाल बताते थे। गांव वाले मेरे जाने से दुखी थे, कुछ तो रो पड़ते। मेरी नई पोस्टिंग शहर में थी। साफ सुथरा क्लिनिक, व्यवस्थित लोग और समय पर आने वाली एम्बुलेंस। मुझे सुकून मिला था, लेकिन ये राहत जल्द ही डर में बदल गई। रात को लाइट बंद करते ही रुक्मिणी दिखने लगती। वही मुस्कुराती आंखें, माथे पर पीली बिंदी, पीला सूट पहने, कभी खिड़की के बाहर, कभी वॉशरूम के शीशे में, कभी मेरे पीछे खड़ी, बस सांस लेती और मुझे घूरती। विवेक भी दिखता, कभी मंदिर के बाहर बैठा, कभी अस्पताल के गेट पर। एक रात उनकी मां दिखी, कंबल ओढ़े, कांपती हुई। बोली, डॉक्टर साहब, हमारा कोई नहीं है। हमारी मिट्टी को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमें मुक्ति चाहिए। रघु की आवाज गूंजती, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डर ने मेरी नींद छीन ली। मैं दिन भर काम करता,
लेकिन शाम होते ही छुप जाता। आखिरकार एक बुजुर्ग मरीज की सलाह पर मैं सूरज बाबा नाम के तांत्रिक से मिला। शहर से कुछ दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रहते थे। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और बोले, डॉक्टर साहब, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं, हादसे में मरे लेकिन किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए भटक रही हैं। ये बेसहारा थे, कोई इन्हें नहीं पूछता था। आपने इन्हें इंसान समझा, विवेक को पैसे दिए, रुक्मिणी को दवा दी, आपने ही ये संपर्क शुरू किया, इसलिए ये आपसे जुड़ गईं। मैं सांस रोककर सुनता रहा। सूरज बाबा ने कहा, इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनके शरीर आज भी उस खंडहर में सड़ रहे हैं जैसे कोई जानवर हों। अगर शांति देना चाहते हैं तो उनका विधिवत संस्कार करवाइए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह इंसानियत पर तमाचा था। मैंने मम्मी पापा को सब बताया। पापा पहले डरे लेकिन मेरे लिए साथ देने को तैयार हो गए। मम्मी ने गंगा जल, चावल और नया कपड़ा तैयार किया। हम जीप लेकर भटपुरा पहुंचे। गांव वाले मुझे देखकर इतने खुश हुए कि पूरा गांव मिलने आ गया। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे भी साथ आए। खंडहर वहीं था, जर्जर और वीरान। मजदूरों की मदद से हमने खोदा और वहां 4 नर कंकाल मिले, रुक्मिणी, उसकी मां, रघु और विवेक के। मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। हमने पंडित बुलवाया। पास के श्मशान में विधिवत अंतिम संस्कार किया। मंत्र, पूजा और अग्नि, धुएं के साथ जैसे उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। फिर गांव में रहकर हमने 10वां और 13वीं के कर्मकांड पूरे किए, शांति पाठ करवाया। जब हम रवाना हुए, गांव वाले रो रहे थे। मम्मी पापा को उस दिन एहसास हुआ कि एक डॉक्टर इंसानों के लिए कितना अहम है। वापस लौटते वक्त मेरा मन हल्का था। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोई। कोई ख्वाब नहीं आया। अगले दिन अस्पताल गया तो एक मरीज बोला, डॉक्टर साहब, आप आज कुछ ज्यादा शांत लग रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया। अब जब भी कोई भूखा दिखता है मैं उसे रोटी देता हूं। कोई रोता है तो उसका दर्द सुनता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं हर आत्मा तब तक भटकती है जब तक कोई उसे इंसान न समझे, उसका दर्द न बांटे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।